चलो, एनीवेज, तो चलिए, लेट अस स्टार्ट द क्लास एंड बिलीव मी, दिस क्लास इज नॉट गोइंग टू बी, एज आई टोल्ड यू, नॉट अ वेरी प्लेजेंट वन। हाँ, और ध्यान दीजिएगा एंड फील फ्री टू डिस्कस, है ना। कभी भी माइक ऑन करके आपको कोई भी चीज ठीक नहीं लग रही है, और ये यू हैव एन क्वेरी और समथिंग, प्लीज फील फ्री टू टॉक अबाउट। So we will discuss today genocide, and we will discuss its retracing, बिकॉज अभी तक हमने ब्रॉडली स्पीकिंग और कुछ स्टेजेस के बारे में बात की है। आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि जेनोसाइड होता क्यों है, और क्या क्या और कितने बार इस तरीके के जेनोसाइड्स हुए हैं। ठीक है, और वी विल बी डिस्कसिंग मोर द 20th सेंचुरी थिंग, लेकिन हम उसके बहुत ज्यादा स्टैट्स एंड फिगर्स में नहीं जाएंगे। The thing is, because those are available on the internet, you can read it on your own. We will go more into the philosophical discussion and the intellectual part of it, कि होता क्यों है, कैसे होता है, क्या सोच के होता है, और कैसे इसको मतलब प्रॉपरली समझ सकते हैं, है ना। हालांकि दीज आर वेरी डिफिकल्ट नोशंस, बिलीव मी, वेरी वेरी डिफिकल्ट नोशंस टू even gather. So I will start with a disclaimer today. The first thing is that the content of this video is disturbing. ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ग्राफिक इमेज है इसके कारण से डिस्टर्बिंग कह रहा हूँ, बिकॉज द डिस्कशन इन इटसेल्फ इज डिस्टर्बिंग। फर्स्ट थिंग, तो आप प्लीज उसको बहुत ज्यादा माइंड मत करना। मतलब माइंड मत करना कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे अगेंस्ट में कोई पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड कर रहे हैं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसको लेके कभी कभार लोग थोड़े से विचलित हो जाते हैं। दे थिंक दैट कि यार ऐसे कैसे, ये है वो है, फलाना है टिमकाना है। तो ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा एजुकेशनल पर्पस से समझने की कोशिश करना, बिकॉज द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो और ऑफ दिस प्रेजेंटेशन और एंड ऑफ दिस क्लास इज टू एजुकेट एंड टू प्रिवेंट, है ना। एंड द ट्रुथ इज कि इवन इफ देर इज अ लॉट ऑफ डिबेट कि जेनोसाइड हुआ या जेनोसाइड ऐसी स्थिति में हुआ एंड दिस एंड दैट, बट सच्चाई ये है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं। एंड दिस इज अ फार क्राई कि उसको प्रिवेंट किया जा सकता था। ज्यादातर लोग कहते हैं कि इट वॉज इनएविटेबल। तो ऐसा क्यों है, और क्या क्या चीजें हुई, इसीलिए इसलिए आई थॉट दैट आई विल नॉट मेक अ वीडियो, rather than I will discuss with you in the class so that your inputs can also come, and that will become more vibrant, है ना। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा। चलिए, let us start with the bloody 20th century. Why I'm calling it bloody 20th century, because not only that it has seen a couple of world wars, but it has seen so many people. मतलब I'm not only talking about genocides in the other ways, I'm talking about only genocide from the way that की जो लोगों की deaths हुई है। आर्मीनिया में 1915 you can see around 1 million people, Ottoman Armenians को। आप अगर 1933 से 45 देखें, so that was Nazi Holocaust, है ना। ये 6 मिलियन ज्यूज हैं, इनको छोड़कर दूसरे भी हैं, अनकाउंटेबल है वो। ठीक है ना, वो नॉन ज्यूज थे लेकिन उनको भी मारा गया है। ठीक है, आप इस तरीके से संख्या देख सकते हैं, सूडान में, बुरुंडी में, इंडोनेशिया में, नाइजीरिया में। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ 20th सेंचुरी एंड इट हैज नॉट स्टॉप्ड एंड द फिगर्स आर स्टैगरिंग। मतलब वो इस लेवल पे है कि हो सकता है कि दिस इज जस्ट एन ऑफिशियल डेटा, एंड दी number of people actually being killed or have been victimized is far 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 more, and it has not stopped there। ये देखिए, आप बांग्लादेश 1971 देख सकते हैं, अराउंड 1 मिलियन। ईस्ट तिमोर में देख सकते हैं, अराउंड 100,000। कंबोडिया में देख सकते हैं, अराउंड 2 मिलियन। ठीक है, श्रीलंका में देख सकते हैं 86 से लेकर 2009 तक चला। इसमें हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो गए ही गए हैं, हमारे इंडियंस भी बहुत सारे गए हैं जो कि आईपीकेएफ के मेंबर्स थे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, हाँ। फिर एक छोटा सा जेनोसाइड है जिसको बहुत लोग नहीं देखते हैं, दैट इज स्रेब्रेनिका, है ना। इट इज दी बॉस्नियन जेनोसाइड। उसमें एक रात में इतने लोग निपट गए थे। और रुवांडा में
100 days में 8 million टुटसीज को मारा था ना, 800,000 टुटसीज को मारा था। एंड दिस इज और मॉडरेट हुटूस को भी मारा था। इस चीज को भी समझिएगा कि सिर्फ आप किसी एक प्रजाति के हिस्से नहीं मारा जाता, अगर आप मॉडरेट है तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। अगर आप मॉडरेट है, आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, तो इसके कारण से भी, जैसे कि पिछली किसी क्लास में स्वराज कह रहा था कि एक इश्यू बना रहता है, तो दैट इज ऑल्सो देयर कि मॉडरेट्स को भी मारा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक ब्लडी 20th सेंचुरी का पिक्चराइजेशन है विच हैज शेप्ड the world, and we have not learned a lesson from it, because the 21st century which has just started, we are in the first quarter of the 21st century। अभी 2021 है, अभी तो 4 साल और हैं पहला क्वार्टर कंप्लीट करने में। इसमें ये स्टोरीज चल रही हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर नॉट ओनली बीइंग किल्ड, मतलब जेनोसाइड नहीं, इससे रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दैट। एंड द 21st century इज ऑल्सो ए रेप्लिका ऑफ द 20th सेंचुरी। और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है, या क्या इसको रोका कभी भी नहीं जा सकता। क्या रीजंस होते हैं कि लोग इस तरीके से या स्टेट्स इस तरीके से एक्ट करती हैं, है ना। और मैं आपको एक चीज बताऊं, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि सिर्फ स्टेट नहीं एसोसिएटेड होती, मतलब सिर्फ जेनोसाइडल स्टेट ही नहीं होता है, आपको जेनोसाइडल सोसाइटी के बारे में भी पता चलेगा। तो मैं आऊंगा उस टॉपिक पर भी। बट चलिए अभी आगे चलते हैं फ्रॉम दिस डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन। ठीक है, तो आज हम जो है करीब करीब 6 पर्सपेक्टिव से या 6 वेज से, 6 तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जेनोसाइड होता कैसे है, ये जेनोसाइड होता क्यों है। ठीक है ना। एक है वेबेरियन पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये वेबर हैं, एक बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं, उनकी स्टडी है। दूसरी है मार्क्सियन या कार्ल मार्क्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्क्सियन, या आप कम्युनिस्ट भी कह सकते हैं, कभी कभार सोशलिस्ट कह सकते हैं उसको, बट बेसिकली इट इज मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग, द लेफ्टिस्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे और क्यों होता है। इसके बाद हम कुछ इनपुट्स देखेंगे फ्रॉम हॉब्स एंड फ्रॉइड, जिन्होंने कि काफी अच्छे इनपुट्स दिए हैं समझने के लिए कि ये चीजें होती कैसे हैं। क्यूपर इज अ पर्सन, लियो क्यूपर इनका नाम है। ये एक पर्सन है जिन्होंने कि बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया है जेनोसाइड 20th सेंचुरी का। हाउएवर ही इज नो मोर आई गेस सो नाउ, बट हिज स्टडीज आर कंसिडर्ड एज एन एपिटोम ऑफ जेनोसाइडल रिसर्च। और हम क्यूपर का एनालिसिस भी देखने की कोशिश करेंगे। हम स्टॉप के क्लेम्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने 4 जेनोसाइड्स को रीड स्टडी करके उसमें से कुछ सिमिलैरिटीज बताने की कोशिश करी थी, और वो मोस्टली एप्लीकेबल है इन मेनी ऑफ द जेनोसाइड्स व्हिच टेक्स प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम कुछ और स्टडीज भी देखेंगे। हालांकि दे आर नॉट वेरी स्टैंडर्ड स्टडीज, बट दे आर डेफिनेटली हैविंग एन अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन एंड आर वेरी कॉन्टेस्टेड बट स्टिल ट्रू। ठीक है। तो हम उन कुछ स्टडीज को भी आज पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हम 6 पर्सपेक्टिव से जो है देखने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज इट विच मेक्स जेनोसाइड पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहले वेबेरियन पर्सपेक्टिव देखते हैं। वेबर कहता है कि भाई जेनोसाइड होने के पीछे 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसमें अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लूं तो वो है प्लूरल सोसाइटी। प्लूरल सोसाइटी सिर्फ होने से ही नहीं होगा। प्लूरल सोसाइटी का मतलब कि एक से ज्यादा तरीके के लोगों का एक सोसाइटी में रहना, जिसको हम कभी कभार हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है। प्लूरल सोसाइटीज हो सकती है, लेकिन प्लूरल सोसाइटी अगर कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स नहीं है उसमें तो फिर नहीं होगा। तो प्लूरल सोसाइटी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप की भी जरूरत पड़ती है, जिसके कारण से जेनोसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होती है। लेकिन ये दोनों भी जो है सफिशिएंट कंडीशन, इसके साथ साथ एक और चीज की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है ये काफी कभी कभार जैसे कहना चाहिए कि becomes a bone of contention for a lot of people, या कभी कभार लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हो आप, एंड दिस एंड दैट। बट ये क्यों कहा जाता है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए।
द थिंग इज कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन देर इज अ पर्सनल करिश्मा ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जैसे हिटलर के लिए कहा जाता है कि उसका एक करिश्मा था, उसने जो है जो इमोशनल, इमोशनल का मतलब ये नहीं है कि इट इज रिलेटेड टू, और आप में से ज्यादातर लोग लॉजिक पढ़े तो आप समझते हैं कि इमोशंस का मतलब सिर्फ मेलनकॉली नहीं होता, पेट्रियोटिज्म भी इमोशन है। तो उसने नेशनलिस्ट टेंडेंसीज को इस तरीके से फैलाया लोगों में, मतलब ऐसा भी अगेन नहीं है कि सिर्फ हिटलर ने फैलाया, है ना, लोग भी ऐसे थे, बट फिर उनको जो है उस तरीके का एक अथॉरिटी मिला, एक करिस्मेटिक अथॉरिटी मिला, जिसके कारण से भी जो है पीपल कुड हैव बीन पोलराइज्ड, और वो पोलराइजेशन के चक्कर में जो है जेनोसाइड हुआ। एंड मैं भी बात पे आता हूँ थोड़ा सा, और कुछ कुछ डिस्टर्बिंग फीचर्स पे, but according to Weber, these three are the most important perspectives जिसके कारण से जेनोसाइड होता है। तो एक प्लूरल सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, हिटोजिनियस पॉपुलेशन, बट वो हिटोजिनियस पॉपुलेशन अगर आपस में अच्छे से रहती है तो फिर नहीं चलेगा, कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स चाहिए उनमें, है ना, मतलब कि उनके जो है विचार, है ना, आचार, ये सब जो है एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए, है ना, तो आचार विचार जब अलग होते हैं तब फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, खाने पीने के तरीके, रिलीजियस, है ना, कपड़े पहनने के तरीके, सो ऑन, बहुत सारी चीजें। तो फिर जो है कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स बनते हैं, और साथ में उसके साथ अगर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी मिल जाए तो एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को डोमिनेट कर जाता है या खत्म कर देता है, एक्सटर्मिनेट करता है। सो दिस वाज द वेरिएंट पर्सपेक्टिव। मार्क्सियन व्यू पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मार्क्स कहता है कि भाई जेनोसाइड इसलिए होता है बिकॉज देर आर स्कार्स रिसोर्सेस, ठीक है। स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब है कि इतना रिसोर्स नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है खुशी से रह सके, या डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रीड। तो वो क्या करते हैं कि स्कार्स रिसोर्सेज या रिसोर्सेज पे जो है आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि ये हमारा है, उसके ऊपर जो है अपना वो लगाने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली और हरियाणा में लोग लड़ रहे हैं कि हमारा गैस सिलेंडर ले लिया, हमारा गैस सिलेंडर ले लिया, हमको चाहिए, हमको चाहिए। कोई स्टेट कह रहा है सेंटर को हमको नहीं दे रहे हो आप, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, एंड सो ऑन। तो ऐसे जब भी रिसोर्सेज कम होते हैं तो टसल्स चालू होते हैं। तो ये पहला रीजन है। उसके बाद प्रॉफिट मेकिंग इन कैपिटलिज्म इज अ वर्च्यू, है ना। हमको कोई कभी ये थोड़ी समझाता है कि अच्छा सपोज जैसे कि एक फोन आता है, सपोज मैंने ये फोन जो है एक एक छोटा सा मेरे पास फोन है, मैं एक फोन को जो है पिछले साल सपोज कि 1 रुपए में खरीदता हूँ, फिर वो अगले साल जो है वो 50 पैसे का हो जाता है, फिर उसके बाद उसके अगले साल जो है वो 25 पैसे का हो जाता है, फिर उसके अगले साल जो है वो 15 पैसे का हो जाता है, उसके अगले साल 10 पैसे का हो जाता है। कैसे होता है? क्या कंपनी उसमें प्रॉफिट नहीं बना रही है? बिल्कुल बना रही है। तो कंपनी अगर 2016 में एक चीज को 1 रुपए में बेच रही थी तो 2020 में उसको 10 पैसे में कैसे बेचती है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपना नुकसान कर रही है प्रॉफिट तो उसमें भी कर रही है, ऐसा तो नहीं कि वो फ्री में बांट रही है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा होता है और मैं आपको बताऊं, अगर आपको सच्चाई नहीं पता हो, तो बड़ी कंपनीज जो है एक सामान पे कितना परसेंटेज प्रॉफिट रखती है, तो आप उसको परसेंटेज में कैलकुलेट ना करें, क्योंकि वो टाइम्स में रखती है, ठीक है ना। परसेंटेज में छोटी मोटी कंपनीज रखती हैं, या बहुत जिनके पास मोनोपोली होती है वो रखती है। जैसे माय फादर वाज वर्किंग विद बीएचएल, तो बीएचएल का जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता था वो 350% होता था। इसका मतलब है कि कोई चीज अगर 100 रुपए में बनी तो उसमें 350 रुपए और ऐड किया तो 450 रुपए में वो उसको मार्केट में बेच देते। अब अगर आप कोई लग्जरी ऑब्जेक्ट देखें तो वो उसमें 18 से 21 टाइम्स प्रॉफिट रखती है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज 100 रुपए में बनी तो उसमें कितना जोड़ेंगे वो 2100 रुपए, ठीक है, और उसको फिर 2200 रुपए में बेचेंगे। तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, तो डिफरेंस आप समझ रहे हो, है ना। तो इस तरीके से जो है चीजें होती हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग जो है वो कैपिटलिज्म का एक वर्च्यू है ना, इट इज अ ह्यूमन वर्च, जैसे आप ह्यूमन वर्च्यू पढ़ाते हैं तो आप समझते हो। तो इट इज अ वर्च्यू कि वी हैव टू मेक द एटमोस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नहीं तो हमारा इंटेलेक्चुअल वो कहाँ गया, है ना भाई, हमने इतनी मेहनत करी है, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च किया है, तो लाइफ उतनी अच्छी भी तो होनी चाहिए, फिर नहीं तो हम क्यों इतना मेहनत करें। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट मेकिंग, अंधाधुंध प्रॉफिट मेकिंग इज ए वर्च्यू। तो प्रॉफिट मेकिंग जो है वो एक बहुत बड़ा वो लगने लग जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो ए रीजन कि आपको स्कार्स रिसोर्सेज लगने लग जाता है। और तीसरा होता है कि एक पॉलिटिकल एलीट होता है, एक पॉलिटिकल एलीट होता है जो अपने
मेजॉरिटी के बारे में सोचता है, अपने माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचता और अपने पास पावर रखना चाहता है। तो वो क्या करता है कि जो भी माइनॉरिटी या एक नॉन एलीट ग्रुप है, अगर आप मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग को देखें तो दो तरीके से डिवाइड करते हैं वो। एक डिफाइन करते हैं बुर्जुआ सेक्शन, है ना, जिसको बुर्जोइस बुर्जोइस लिखते हैं, और दूसरा प्रोलेटारिएट, है ना। बुर्जुआ जो है वो आप मान लेते हैं कि संभ्रांत है, और जो प्रोलेटारिएट है वो सर्वहारा है, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, एक गरीब एक अमीर है, ये तरीके से। तो अमीर जो है और चूसेगा और गरीब को जो है और चूसाएगा, है ना, मतलब कि वो जो है और नीचे आ जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो कहता है कि ये एक रीजन है जिसके कारण से जो है जेनोसाइड होता है। इसी तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज जो है जॉन पॉल सार्त्र या टोनी बार्ता जैसे लोग भी जो है एक्सप्रेस करते हैं, जो कहते हैं जेनोसाइड इज लिंक्ड विथ कैपिटलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। जब कैपिटलिज्म, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म नहीं होगा तो जेनोसाइड नहीं होगा। और 20th सेंचुरी में मोस्टली अगर आप जेनोसाइड देखें तो उसमें कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म ने काफी हद तक बड़ा रोल प्ले किया है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग से आइडियोलॉजीज जिसको कि एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद आते हैं हॉब्स एंड फ्रॉइड के अंडरस्टैंडिंग। हॉब्स कहता है कि पावर एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर बेसिक ह्यूमन डिजायर्स एंड द स्टेट कंट्रोल्स दीज डिजायर्स। तो पावर और सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो तो एक नेचुरल डिस्कोर्स है हमारी। हम मानते हैं कि ये हमारी एक नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है, या ये नेचुरली समथिंग विच इज फाउंड टू बी अट्रैक्टिव होता है, और स्टेट जो है वो उसी का एपिटोम है, तो उसको तो चाहिए ही चाहिए ये सारी चीज। इसी तरीके से फ्रॉइड कहता है द इंस्टिंक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन which is often suppressed by conscious socialization and civilization। एक इंस्टिंक्ट पाई जाती है लोगों में डिस्ट्रक्शन की, ठीक है ना, और उसको जो है कभी कभार सप्रेस किया जाता है कॉन्शियस सोशलाइजेशन या सिविलाइजेशन पे, पर वो इंस्टिंक्ट कभी कभार इन सप्रेशन के नीचे नहीं दबती है। चाहे सोशलाइजेशन किया हो आपने किसी का, चाहे सिविलाइजेशन किया हो, चाहे कॉन्शियस किया हो, इनके नीचे नहीं दबती है, इसके ऊपर उठकर कभी कभार बोलती है। So does not matter what, these are very natural things for human beings to pursue as well as for the state to pursue as well। तो स्टेट भी जो है रुकती नहीं है, स्टेट भी जो है मानती नहीं है, स्टेट कहती है कि नहीं, हम जो है करेंगे, हमें जो है प्रॉफिट चाहिए, हमें जो है अपनी माइनॉरिटी या फार क्राइज को नहीं सुनना है, या हमें जो है लोगों के ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और फलाना है और टिमकाना, इनको हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो दिस इज द आइडियोलॉजी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने बोला था कि क्यूपर का जो एनालिसिस है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस व्हिच यू विल फाइंड। तो क्यूपर ने जो रीजंस बताए हैं, हालांकि और भी बहुत सारे रीजंस है, पर मोटे तौर पे अगर देखें, द ब्रॉडेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यूपर विल बी लाइक प्लूरल सोसाइटी होना चाहिए सबसे पहले, है ना। उसके साथ साथ एब्सेंस ऑफ मल्टी कल्चरल टॉलरेंस, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लूरल सोसाइटी सिर्फ जो है सफिशिएंट नहीं बन सकता। वही वाली बात है कि आप में जो है टॉलरेंस नहीं है दूसरे को झेलने का, या वो वही जैसे मैंने बोला था ना कि टॉलरेंस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड वर्ड, हाउएवर ही इज यूजिंग इट, कि हम हार्मनी में नहीं रहना चाहते, हम एट मैक्स क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं लोग। तो व्हेन वी आर टॉलरेटिंग, तो कभी कभार वो जो सब्र का बांध है वो फट जाता है, टूट जाता है, एंड वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट एनी मोर, वी आर नॉट टॉलरेटिंग पीपल एनी मोर, वी आर नॉट say admitting the different point of views anymore, and then if we have power we go for it। जैसे रोवांडा और बुरुंडी की जो स्टोरी है, या हुटूस या टूटसीस की स्टोरी है, मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो बना के बताया, उसमें क्या है, उसमें सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है कि एक को पहले तो अलग कर दिया ना, ऐसे ऐसे करके, है ना, थोड़े लंबे थोड़े से गोरे अलग हो गए, थोड़े से छोटे थोड़े से काले अलग हो गए, फिर वो अलग अलग क्लैन बन गया, फिर एक को सुपीरियर बताने लग गए, एक को इंफीरियर बताने लग गए। पुरानी भी कुछ धारणाएं थी, उनको भी जगाया गया कि अरे भाई एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर है, एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर है, इस तरीके से बात की गई। तो वो सारी चीजें दिमाग में बैठ गई। फिर एक को पावर दिया, तो एक ने दूसरे को भगाने की कोशिश की, मारा काटा पीटा भगाया। तो जब दूसरे के पास पावर है दूसरे कंट्री में, तो उसने भी वही काम किया और मार रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि वो चीज आई जाती है। उसके बाद कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज। अब वही है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, जैसे हम बोलते हैं कॉलोनियल पावर्स की खासियत होती है, इंपीरियल पावर्स की खासियत होती है, तो कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले लोगों को डिफ्रेंशिएट करना चालू करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके ग्रुप्स बना दिए, ये है, ये है, ये है, ये अलग है, ये वो अलग है, ये अलग है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, इसकी स्टोरी ऐसी है, उसकी स्टोरी वैसी है, ये सब चीजें फैला दिया, तो आप कभी साथ में नहीं रह पाते।
आपको हमेशा लगता है कि ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, एंड सो। तो इस तरीके से जो है हम कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज क्रिएट कर लेते हैं। अगर थोड़ी सी कम भी थी तो उनको बढ़ा देते। फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं लोगों में। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड डेफिनेटली स्कार्स रिसोर्सेज। तो अगर आप लियो क्यूपर की एनालिसिस को देखें तो मोर और लेस इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल दी स्टडीज व्हिच वी हैव जस्ट टेकन अ फ्यू स्लाइड्स बैक। तो इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो है लियो क्यूपर्स की एनालिसिस में मिलता है। इसको छोड़कर भी और भी बहुत सारी चीजें बोलता है, बट आई एम राइट नाउ नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। स्टॉप ने जो है करीब करीब 4 जेनोसाइड्स की स्टडी करी, ठीक है ना। तो उन्होंने 4 जेनोसाइड की स्टडी करने के बाद कुछ कल्चरल और प्री कंडीशंस के बारे में बात की, ठीक है ना। हालांकि उसका एक बहुत बड़ा चार्ट है, आप बुक में भी सर्च करके देख सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू द जिस्ट ऑफ इट कि बात क्या है जिसके कारण से, या क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण से इस तरीके का जघन्य अपराध वो भी इतने बड़े स्केल पे हो पाता है। पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, है ना। एक तो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ये नेशन, बड़ा नेशन, ग्रेटर नेशन, सुपीरियर नेशन, ठीक है ना। सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी किसी के साथ, और साथ में कि कुछ इनसिक्योरिटीज की, ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है ना। सिर्फ नेशनलिज्म होना से नहीं होगा, नेशनलिज्म के साथ साथ इनसिक्योरिटी भी चाहिए, सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी का वो अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए कि हम सुपीरियर है उनसे, या वो सुपीरियर अपने आप को दर्शा रहे हैं, हमें उससे ऊपर जाना है, तो वो इनसिक्योरिटीज के पीछे एक एक रीजन बनता है इनसिक्योरिटी। उसके बाद डी वैल्यूड सब ग्रुप्स एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजुडिस। एक ग्रुप है, उसको सब ग्रुप बना दिया, और सब ग्रुप बना दिया, सब ह्यूमन बींग्स बना दिया, और उनके साथ जो है एक हमेशा एक हिस्ट्री ऑफ जो है प्रेजुडिस है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजुडिस का मतलब क्या है कि उनको मानते ही नहीं है, उनके साथ जो है हम कुछ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, या वो ऐसा है वैसा है, या वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते थे, हमारे पास पावर आएगा तो हम उनको लट के पटक देंगे, है ना, या उनको भगा देंगे, उनको मारेंगे, उनको काटेंगे। तो something like that, that we do not have that mutual harmony, we do not have the toleration, and we think that these people are not people anymore, है ना। इस तरीके की चीजों पे आता हूं। उसके बाद अथॉरिटी। एक तो अथॉरिटी का प्रेजेंस, एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी तो क्लास में मैं भी हूं, लेकिन ओबीडियंस है क्या आपके पास? अगर आप ओबीडियंस रखोगे तो फिर जो है अथॉरिटी कुछ भी कर सकती है। अगर ओबीडियंस नहीं रखते हो तो फिर अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती। सपोज जैसे कि एक टीचर है, क्लास में एंटर किया, वो पढ़ा रहा है, कोई बच्चा हंसा या कोई बच्चा बात किया, और उस टीचर ने बोला कि भाई आप बाहर जाओ क्लास से। अगर बच्चा उठ के चला गया तो टीचर की अथॉरिटी, अगर बच्चा नहीं उठ के गया तो फिर टीचर की अथॉरिटी क्या है ना। तो आप इस चीज को समझ रहे हो कि अथॉरिटी से सिर्फ काम नहीं चलता, अथॉरिटी तो उसको दी गई है, लेकिन अथॉरिटी का ओबीडियंस है क्या? है। अब अथॉरिटी जो चाहेगा वो कर सकता है। इस चीज को भी समझना कि सिर्फ अथॉरिटी से नहीं होता है, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, जो कि हमने से टॉर्चर में भी पढ़ा था, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। भाई किसी ने बोला आप करंट पास करना है इनको, तो अगर ये गलत आंसर देंगे, आपको ओबीडियंस टू अथॉरिटी है, यू हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन, आप जो है मान रहे हो। या जिम्बार्डोस एक्सपेरिमेंट में आप देख लो कि भाई किसी ने बोला कि भाई आपको जो है इनको खाना खिलाना है, इनको सुबह शाम उठाना है, ये करना है, वो करना है। तो आपको ये बोला गया, वो खाना कितना भी खराब हो और वो सुबह टाइम से क्यों नहीं उठा, फिर आप डंडे बरसाने लग जाओगे, आप उसको मारने पीटने लग जाओगे, ब्लडी एक्सीडेंट कर दोगे, एंड सो ऑन। तो इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है ना। तो ऐसी भी कुछ चीजों को जो है इंक्लूड किया था स्टॉप ने। उसके बाद कहा स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी एंड प्रायर वायलेंस। देखिए, आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग का मतलब है दैट इट इज सो डैम रिजिड दैट इट हैज नो वे इन विच इट कैन बी फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल है ही नहीं, कहीं पर भी किसी भी चीज को एकोमोडेट नहीं करता, एकदम कंप्लीटली स्टॉन्च एंड रिजिड है। तो जब स्टॉन्च एंड रिजिड होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो मानेगा ही नहीं आपकी बात, सुनेगा ही नहीं आपकी बात, है ना। तो एक चीज ये, और दूसरा, कहीं पे हिस्ट्री ऑफ प्रायर वायलेंस है, कभी पहले जो है इन लोगों के बीच में मुठभेड़ हो चुकी है, कुछ हो चुका है। तो क्या होता है कि जब ये सारे कंडीशंस को पूरा करता है तो फिर एक जुलूस बनता है, एक माहौल बनता है कि नाउ वी हैव टू गो फॉर फाइनल सोल्यूशन, वी हैव टू गो फॉर कंप्लीट एनिहिलेशन। ये सब वर्ड्स यूज किए गए थे जब जो नाजी होलोकॉस्ट यूज किया गया था, तो नाजी होलोकॉस्ट में ये सब वर्ड्स है। मेरे मैं आई हैव बीन टू द कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ जर्मन्स, द नाजी जर्मन्स,
और वहां पे जो सीन्स हैं मैं आपको कभी आपके साथ शेयर करूंगा उनके पिक्चर्स। तो आपको सीन्स देख के आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, किसी भी देश को बिलोंग करते हो, आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे वहां की जो स्टोरीज हैं, और वहां पे उन्होंने आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, वहां पे चीजें रखी गई हैं। एंड ऑब्वियसली दी रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वी नो दैट, है ना। तो पर ये होता कैसे, ये होता है स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज के साथ और प्रायर हिस्ट्री ऑफ वायलेंस के साथ। तो ये भी जो है स्टॉप्स ने कुछ स्टडीज की थी, कुछ क्लेम्स किए जो उन्होंने निकाले, कुछ करीब करीब 4 जेनोसाइड्स को पढ़ के। हालांकि उन्होंने 4 जेनोसाइड्स को छोड़कर भी बाकी सारे स्टडीज के ऊपर भी काफी काम किया हुआ है। बट एनीवेज, मैं कुछ और फाइंडिंग्स पे आना चाहता हूँ, but they are also considered as studies. First, there is a difference between genocidal state and genocidal society. जेनोसाइडल स्टेट कौन है? नाजी जर्मनी। जेनोसाइडल सोसाइटी कौन है? ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री? ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटीज ने, मतलब ऑस्ट्रेलिया के नॉर्मल लोगों ने, उनकी सरकार को इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ा, पर उनकी सरकार क्योंकि इनडायरेक्टली रोक नहीं पाई, है ना, तो इसलिए भी उसको जेनोसाइड कहा जाता है। वहां के एबॉर्जिनल्स को जो है लोगों ने मारा है, खत्म किया है। ऐसे तो एक जमाने में यूएस में भी लिंचिंग हुआ करती थी, है ना, कोई भी ब्लैक को पकड़ के रास्ते में एकदम जो है मार देते थे, ठीक है ना, उसको लिंचिंग कहते थे। तो सोसाइटीज भी जो है कभी कभार जेनोसाइडल हो जाती है। तो टोनी बाटा कहते हैं कि भाई आपको सिर्फ जेनोसाइडल स्टेट से नहीं लड़ना है, जेनोसाइडल सोसाइटी भी हो सकती है। तो जेनोसाइडल सोसाइटी इज एन ऑफ रूट ऑफ, और आउट रूट, आप ऐसा कह सकते हैं कि इट्स एन आउट कम ऑफ अ जेनोसाइडल स्टेट, और अ स्टेट विच इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट्स बॉर्डर्स एंड टेरिटरीज, है ना, और उसके अंदर जो चीजें हो रही है, तो इसलिए उसको जेनोसाइड कहा जाता है। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द स्टेट विल बी इन्वॉल्व इन जेनोसाइड, है ना, तो इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए उसको जेनोसाइडल सोसाइटी कहा जाता है। एंड ऑस्ट्रेलिया की कभी हिस्ट्री पढ़ के देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या उस तरीके, वहां पर भी जो है इट्स प्योर इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, है ना। ऑस्ट्रेलिया के कोई ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स तो है नहीं, वो लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सो ऑन। तो ये भी जो है उन्होंने किया है। अच्छा, इस चीज किया किसके नाम पे है? डेवलपमेंट के नाम पे। मैं भी आऊंगा उस चीज पे भी, ठीक है ना। और फिर मैं आपसे एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा रुकिए। द न्यू फॉर्म्स ऑफ जेनोसाइड हैव बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ नेशन स्टेट। ये भी कहा जाता है कि जो नेशन स्टेट की अंडरस्टैंडिंग है, अब नेशन स्टेट जो है हिटोजिनियस बन जाता है। हेलेन फीन की ये स्टडी है। तो क्योंकि वो हिटोजिनियस बन जाता है और उसमें कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, या कुछ लोग डिफरेंट टाइप का ओपिनियन एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, वो मानते नहीं है, तो उनको हटाना जरूरी हो जाता है। अगर पुराने जमाने में देखें तो वो रियासत होती थी, छोटे छोटे वो होते थे, तो उसमें जो है कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, ऐसे भी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इज अ वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ मिडिवल कॉन्सेप्ट ना। तो नेशन स्टेट का जब जब उदय हुआ है, और ये उदय बहुत पहले नहीं हुआ है, कुछ 16 शताब्दी के आसपास से स्टार्ट हुआ है, तो तब से जो है जेनोसाइड और जेनोसाइडल टेंडेंसीज जो है बढ़ गई। या 20th सेंचुरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, क्योंकि 20th सेंचुरी में जितने देश बने हैं, इतने देश कभी ना तो दुनिया में थे, ना मेरे ख्याल से बनेंगे। इवन 21st सेंचुरी में भी बहुत सारे नए देश बनने वाले हैं, लेकिन इतने नहीं बनेंगे जितने 20th सेंचुरी में बने हैं, है ना। तो नेशन स्टेट जो है ये अपने आप में भी जो है एक प्रॉब्लमेटिक प्रोपोजिशन है। दैट इज व्हाट द स्टडी ऑफ हेलेन फील्ड सेज। मैंने जैसे बोला कि दीज आर often not understood as standard studies, but they do make a point, and इसलिए इनको इंक्लूड करना जरूरी है। इसके बाद हॉरोविट्स की स्टडी जो है वो कहती है जेनोसाइड इज अ फंडामेंटल मैकेनिज्म फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ नेशन स्टेट, है ना। तो यूनिफाई करने के काम आता है, यूनिफाई करने के लिए जो भी नॉन यूनिफिकेशन वाली चीजें हैं उनको खत्म किया जाता है ना, या उनको हटाया हटाया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कोई नेशन बन रहा होता है, जैसे हमारा ही नेशन बन रहा था, तो हमारे नेशन में भी इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो जब प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफिकेशन करने की कोशिश की गई तो 3 स्टेट्स नहीं माने थे ना, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर नहीं मान रहा था ना। फिर उनको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिफाई कराया। उसको कहा भी जाता है कि वो बिस्मार्क है हमारे देश के, क्योंकि जर्मनी को भी यूनिफाई किया गया था। यूनिफाई करते टाइम जो है जेनोसाइड्स होते, ठीक है ना। तो ये भी एक रीजन माना जाता है, और हॉरोविट्स कहते हैं कि ये एक रीजन है जिसके कारण से जेनोसाइड्स होते हैं। अब मैं आता हूं उस पॉइंट पे जिसके कारण से विनीत बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब विनीत ने उस दिन मुझे कहा किसी चीज के बारे में, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इसको कैसे पता चला।
फिर मैंने जब थोड़ा सा और पूछा तो उसने बताया कि अच्छा उसने यहाँ देखा था वहां देखा था। मैंने बोला अच्छा ये पता नहीं कहाँ से पढ़कर आ गया। तो दैट वाज द रीजन। चलिए एनीवेज लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस इज द पॉइंट। सर्ब है ना, या सर्ब्स जो सोल्जर्स हैं इन बॉस्निया यूज्ड रेप एज अ मेथड ऑफ जेनोसाइड। दिस इज द स्टडी ऑफ कैथरीन मैकिनॉन। और इन्होंने जो स्टडी की थी उसमें उन्होंने बताया था कि सर्ब्स ने जो है बॉस्निया में, है ना, ऐसे सर्बिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना, ये सब युगोस्लाविया से निकले हुए हैं और वहां पे बहुत टेंशन चलती है अभी भी। कुछ कंट्रीज को अलग होना है वहां पे। तो वहां पे सर्ब्स ने क्या किया कि बॉस्नियन विमेन को जो है रेप किया, कॉन्टिन्यूअसली रेप किया टिल दे गॉट इम्प्रेग्नेटेड एंड टिल द टाइम दे कैन नॉट अवॉर्ड, सो दैट द पॉपुलेशन विच कम्स ओवर वो जो है वो अपना नहीं कह सके एंड दिस एंड दैट एंड सो ऑन। तो ये भी एक बहुत यूनिक और बहुत ही डिफिकल्ट मतलब जिसे मुझे कहना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग है जो कि देखी गई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दी ट्रबलसम एरिया ऑफ युगोस्लाविया। युगोस्लाविया में सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और भी हैं छोटे छोटे कुछ इस तरह की कंट्रीज हैं जो कि वहां से निकले हैं और वो काफी प्रॉब्लमेटिक रहा है इस समय, ठीक है ना। तो दिस इज द पॉइंट विच विनीत वाज मेकिंग ऑन दैट डे एंड दिस इज ट्रू दैट दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ जेनोसाइड। इसी तरीके से the sovereign territorial state claims as an integral part of its sovereignty the right to commit genocide or engage in genocidal massacres against people under its rule, and the UN for all practical purpose defends this right. This is what Leo Cooper said, है ना। उनकी जो लास्ट स्टडी थी ना उसमें उन्होंने कहा कि जो सोवरेन टेरिटोरियल स्टेट है ना उसके पास वो जो है इसी तरीके से कह रही होती है कि भाई हमको जो है अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए जो हमारे देश में या हमारे रीजन में ऐसे लोग हैं जिनको कि हमारे देश की परवाह नहीं है या हमारे देश से तवज्जो नहीं रखते या हमारे देश के संस्कारों को या हमारे देश के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारे देश के जो है वैल्यूज को नहीं मानते हैं, हाँ, तो उनको जो है हमें खत्म करना पड़ता है। और यूनाइटेड नेशन का ये स्टैंड है कि अपने सोवरेनिटी के लिए स्टेट कुछ भी कर सकती है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी कहती है कि फिर स्टेट जेनोसाइड भी कर सकती है ना। तो ये भी एक स्टडी है, ये भी एक फाइंडिंग है लियो क्यूपर की। जैसे लियो क्यूपर की मैंने बताया आपको कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पाई जाती है, तो लेकिन ये उनकी वो कॉम्प्रिहेंसिव चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी एक पार्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी लाइन बोली है वो डैरेन ओ'ब्रायन ने बोली, मैं उस पर आता हूँ थोड़ी देर में। जस्ट बिफोर दैट लेट मी ब्रिंग टू यू अनदर पॉइंट जो कि जिगमंड बॉउमैन ने बोला था, जेनोसाइड इज अ ड्राइव टुवर्ड्स रैशनैलिटी एंड मॉडर्निटी। अब ये रैशनैलिटी और मॉडर्निटी होता क्या है? रैशनैलिटी और मॉडर्निटी होता है कि जो पीछे तबके के लोग हैं, चाहे ऑरिजिनल्स हों, चाहे ट्राइबल्स हों, चाहे एक दूसरी तरीके की विचारधाराओं को मानने वाले लोग हों, जो कि हमारे हिसाब से मॉडर्न या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नहीं मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को जो है धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और इनकी जो इंडिजीनियस अंडरस्टैंडिंग है इसको भी खत्म करने का एक तरीका होता है। वो कहते भी हैं कि थ्रू जेनोसाइड मॉडर्नाइजेशन हैज टेकन प्लेस। अगर जेनोसाइड नहीं होता तो वी वुड हैव स्टिल लिव्ड इन द एरा ऑफ ट्राइबल कल्चर्स। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें, ऐसे भी आपको पता है हमारे इंडिया को ये ब्रिटिशर्स क्या कहते थे? द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। समझ रहे हो आप? ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये हमारा डिनोटेशन था। हमें ये कहते कि जो है हम जो है वो सांप का खेल दिखाने वाले लोग है ना, मतलब कि यही सब इस तरीके की चीजें करते हैं, हम और कुछ नहीं करते। तो हमको जो है, और अभी हम आएंगे इंग्लिश मैन बर्डन पे। इंग्लिश मैन बर्डन होता है वो चीज की उनका ये they are having the burden, the responsibility of teaching us how to become modern, yeah, how to be, as per the requirement of the century। हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और ऐसा और ऐसा, तो ऐसी भी जो है फार क्राइज और आउटक्राइज आपको मिलती है। बट जो जो मुझे लगा जो बेस्ट लाइन एंड द बेस्ट वे टू कंक्लूड दिस चैप्टर, दिस डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ जेनोसाइड एंड अ वेरी पेनफुल चैप्टर ऑफ जेनोसाइड, वो मैं आपको बताना चाहूंगा एंड इट इज कमिंग फ्रॉम डैरेन ओ'ब्रायन ओनली, द बुक व्हिच वी आर रेफरिंग फॉर दिस कोर्स।
जिसमें उन्होंने लिखा है कि नेशनलिज्म in its extreme form as a belief in national purity or superiority provides the cultural legitimation for genocide. The state provides the mean to carry it out. तो ये वो रीजन है या ये वो चीज है जिसके द्वारा जेनोसाइड्स होते रहे हैं, होते अभी भी हो रहे हैं। द ट्रूथ इज कि जेनोसाइड्स जो हैं अभी भी हो रहे हैं। So this is the problem of not only the 20th century, which is a bygone era, but a 21st century in which we are living, है ना? और अभी भी अगर आप कभी भी थोड़ा सा ढंग का न्यूज चैनल देखें जिसमें कि सच्चाई बता जाती है, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, जेनोसाइड के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है पोवर्टी। आपको समझ में आएगा कि और पोवर्टी इज ऑल्सो अ बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन। आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको अभी समझ में आएगा। कभी रोहिंग्यास की या इन तरीके की कंडीशंस को देखिएगा और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके के लोग हैं और कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं, और उनके लिए कोई ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्यों नहीं होता है ना? जबकि कहीं पे कुछ हो जाता है तो वहां पे जो है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होने लगता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होता? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट लेट मी फिनिश द चैप्टर बाय द saying of this person who is a Holocaust survivor, प्रीमो लेवाई, जिन्होंने कहा था इट हैपेंड, therefore it can happen again, and it can happen anywhere and everywhere. ये सच्चाई है कि ये हुआ है, इसलिए ये फिर से हो सकता है, और ये कहीं भी हो सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज जेनोसाइड।